हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट पे। अभी हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे पहले हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। उन सारी टॉपिक्स की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था रजिया सुल्तान का शासनकाल, जो 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की शासिका रही हैं। गुलाम वंश की शासक थी। किस तरीके से अमीरों के षड्यंत्र का शिकार होकर रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई और उसके पति अल-दुनिया की हत्या की गई। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बनता है? गयासुद्दीन बलबन या बहाउद्दीन, जिसका शासनकाल 1265 से 1287 तक रहा। बलबन के कुछ जो नियम कानून थे वो काफ़ी फेमस थे। जैसे उसमें एक था राजस्व का सिद्धांत, वो उसका काफ़ी प्रसिद्ध था, जिसमें थी 10 चालीसा का दमन व तुर्कान चहलगामी। इल्तुतमिश ने इसको खरीदा 1233 में। ग्वालियर से खासदार का पद बनाया बलबन ने, और जो सबसे पहले इसका पद किसको मिला दिया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने खासदार ये पद सर्वप्रथम मिला। इसके बाद जो इसकी एक फेमस नीति थी रक्त व लोहे की नीति, जो पिछले लेक्चर में दोस्तों छूट गई थी, वो अभी हम इसमें कवर करने वाले हैं। रक्त व लोहे की नीति। रक्त लोहे की नीति आंतरिक विद्रोह, अपराधों व अशांति को दूर करने के लिए कठोर एक हिंसक नीति थी। रक्त व लोहे की नीति जो आंतरिक विद्रोह हुआ करते थे। आप इसमें पिछली वीडियो में मैंने बताया था बलबन ने किस तरीके से जो शासक की गरिमा को बचाने के लिए कठोर कदम उठाए, उसके बारे में हमने बात की थी। किस तरीके से 10 चालीसा का उसने दमन किया था। राजस्व का सिद्धांत उसका कितना प्रसिद्ध था। उसमें से एक ये भी है रक्त व लोहे की नीति। रक्त लोहे की नीति जो आंतरिक विद्रोह हुआ करते थे, अशांति हुआ करती थी, उसके लिए वह कठोर हिंसक नीति भी अपनाने को उतारू हो जाता था। मुख्य विद्रोह क्या है इनमें से? मेवातियों का दमन हुआ, डकैती में संलग्न रुलेखंड कटेहर विद्रोह का भी दमन हुआ। बंगाल में इसका एक दास था तुगरेल खां ने विद्रोह किया, तो उसने अपने बेटे को वहाँ भेजा बुगरा खां को, और वहाँ उसने विद्रोह का दमन करके और बुगरा खां को वहाँ का क्या बना दिया? इब्तदार बना दिया गया। बदायूं का इब्तदार मलिक बकबक की कोड़ों से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। जो उसका खुद का इब्तदार था उसको भी उसने सजा दी मलिक बकबक को। एक और अवध का इब्तदार था हैबत खां को सरेआम 500 करोड़ की सजा देकर उसकी भी हत्या कर दी गई। इस तरीके की उसकी नीति हुआ करती थी। अवध का इब्तदार किसको बनाया? कौन था इसका? अमीन खां को मारकर उसका जो शरीर था उसको अवध के द्वार पर लटका दिया गया। ये उसकी निरंकुशता और हिंसक नीति का एक उदाहरण माना जाता है। जो उसकी रक्त व लोही नीति थी, यह काफ़ी प्रख्यात थी। तो चलिए हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगला शासक कौन होता है दिल्ली सल्तनत का? बलबन के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में, 1320 तक इसका शासनकाल रहा। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो कैमूस अंतिम शासक था गुलाम वंश का, कैमूस, जिसकी हत्या किसके द्वारा की गई? फिरोज खिलजी के द्वारा, जिसको और क्या कहा जाता है? जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी या फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की अंतिम शासक कैमूस को मारकर। तो दोस्तों ये एक फैक्ट्स है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन होता है? कैमूस। कैमूस का कोई खास ऐसी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नाम याद रखने की ज़रूरत है। कैमूस गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद हम देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में जो प्रमुख शासक रहे हैं वो एक जलाउद्दीन खिलजी रहा है, एक अलाउद्दीन खिलजी रहा है। इन दो के बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद शहाबुद्दीन उमर भी रहे हैं, मुबारक शाह खिलजी, नसरुद्दीन खुसरो शाह, इन सब का शासनकाल भी हम थोड़ी थोड़ी इनमें से जानकारी लेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट शासक हैं वो जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी हैं। जलाउद्दीन खिलजी जो फिरोज खिलजी के नाम से भी जाना जाता है, जो वहाँ का संस्थापक था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो उसका बाद में दामाद भी था और गुलाम भी था, वह सबसे श्रेष्ठतम शासक के तौर पे खिलजी वंश के देखा जाता है। इसके बाद देखते हैं जो खिलजी का उदय कहाँ से हुआ। खिलजी मूलभूत से कहाँ के रहने वाले थे? खिलजी एक निम्न श्रेणी के तुर्क थे जो अफगानिस्तान के खल्य क्षेत्र में रहते थे। वहाँ से पलायन होकर खिलजी उत्तर पश्चिम सीमा में सल्तनत के सिपाही हुआ करते थे। एक निम्न श्रेणी के तुर्क थे खिलजी, अफगानिस्तान खल्य क्षेत्र से, वहाँ के उत्तर पश्चिम सीमा में जो सल्तनत के सिपाही हुआ करते थे उनमें से खिलजी थे। इसके बाद से खिलजी ने धीरे धीरे अपना ओहदा बढ़ाते हुए दिल्ली सल्तनत के शासक बने। एक टाइम आता है खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति टाइम दिया आर.पी. त्रिपाठी, इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी ने टाइम दिया खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति जो फिरोज शाह खिलजी था, जिसने क्यूमस जो गुलाम वंश का अंतिम शासक के उसकी हत्या करके
खिलजी के वंश की स्थापना की थी 1290 जून 1290 में किलो खेरी या केकुबाद में फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक होता है। खिलजी वंश की स्थापना होते ही वहाँ का शासक बनता है फिरोज खिलजी या जलाउद्दीन खिलजी। उसने कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए प्रशासनिक प्रणाली में, जैसे उसने नस्लीयवाद के स्थान पर योग्यता के आधार पर पद देना स्टार्ट किए। इसके पहले शासनकाल में हुआ करता था जो नस्लीयवाद यानी जो तुर्क है जो ऊंचे पद पे है या परिवारवाद के हिसाब से इसने पद देना बंद किया और योग्यता के आधार पर इसने पद देना स्टार्ट किया। धर्म व राजनीति को अलग कर दिया, धर्म और राजनीति का इसने पृथक्करण किया। प्रशासन में तुर्की अमीर वर्ग के एकाधिकार को समाप्ति, यानी जो तुर्क अमीर वर्ग थे, अमीर वर्ग का जो एकाधिकार हुआ था शासनकाल में, जितनी उसके हस्तक्षेप हुआ करते थे अमीरों के, वह उसने बंद कर दिए। इसके बाद हम देखते हैं खिलजी वंश का प्रथम शासक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी उसके खिलजी वंश का संस्थापक था 1290 में, जिसके द्वारा संस्थापक है स्थापना की गई थी खिलजी वंश की। खिलजी वंश का संस्थापक कृपालु और दयालु था जलाउद्दीन खिलजी। 13 जून 1296 को किलो खेरी दिल्ली या केकुबाद का इसने निर्माण करवाया, केकुबाद को इसने बनाया और वहाँ इसकी राजधानी बनाई। यह सबसे उम्रदराज शासक था दिल्ली सल्तनत का। 70 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक होता है। 1 वर्ष तक किलोखेरी में रहा। किलाखोरी में 1 वर्ष रहने के बाद दिल्ली में वापस आया। वहाँ इसने बलबन के सिंहासन पर कभी नहीं बैठा, अपना सिंहासन अलग से बनवाया। बलबन को अपना आका मानता था, इसलिए बलबन के सिंहासन पर कभी नहीं बैठा। सुल्तान बनने से पहले ये क्यूमर्स का वजीर हुआ करता था, जिसकी इसने हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलाउद्दीन खिलजी की जो उदारवादी नीतियां थी उसके कुछ उदाहरण हैं। तुर्क सरदारों को उच्च पद पे इसने बिठाया, परिवार के सदस्यों को उच्च पद दिए। विद्रोही यानी कड़ा इक़्तिदार जो मलिक छज्जू था उसने उसको सजा माफ़ी दी। ठगों व चोरों के प्रति उसका उदार व्यवहार था। क्रूरता की नीति को इसने त्याग किया। और अमीर हाजिब मलिक जब से कहा इसने मुसलमानों का रक्त नहीं बहा सकते। इसकी उदारवादी नीतियाँ काफ़ी फेमस थी उस समय पे। इसने एक विभाग का गठन भी किया था जिसे दीवान बखूब कहा जाता था, जो व्यय संबंधी विभाग था उसका गठन किया। दीवान बखूब का गठन किया जलाउद्दीन खिलजी ने। उदारवादी नीति थी इसकी। उसका एक अब्बाल देखने को मिलता है जो ईरानी सूफी संत सिद्धा मौला, ईरानी सूफी संत सिद्धा मौला की इसने हाथी से कुचलवाकर हत्या करवा दी थी। हत्या का कारण था क्या, अत्यधिक लोकप्रियता हो गई थी सिद्धा मौली की। सिद्धा मौली के गुरु थे बाबा फरीद, जो उसका ये सबसे एक कलंक नमा उसका काम था, जो उसकी उदारवादी नीति का अपवाद के रूप में सामने आती है। बाबा फरीद संत सिद्धी मौला के गुरु थे। अन्य कुछ महत्वपूर्ण इसमें तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं, मंगोल नेता अलगू खां के साथ इसने 4000 मंगोलों को आत्मसमर्पण कराया। और दिल्ली में एक स्थान है जिसको क्या मंगोलपुरी कहते हैं, मंगोलपुरी दिल्ली में बसाया, जहाँ ये 4000 मंगोल थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। उनका निवास स्थान था मंगोलपुरी दिल्ली में, जिनको 9 मुसलमान बने थे। इसके बाद आता है 1291 में रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान में हम्बीर देव चौहान के सेनापति गुरदास सैनी की हत्या होती है, उनकी शहादत होती है हम्बीर देव चौहान की, रणथंभौर अभियान। इसके बाद आता है देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान या महाराष्ट्र 1296 में हुआ था। यह दक्षिण भारत में सल्तनत काल का प्रथम अभियान था। दक्षिण भारत में पहला अभियान था जो किसके द्वारा किया गया था, जलाउद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। जो जलाउद्दीन खिलजी की आज्ञा के विपरीत हुआ था, उसको यह पता भी नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत या कड़ा मानिकपुर में आक्रमण करने जा रहा है। वहाँ के शासक कौन थे उस समय, यादव वंशीय रामचंद्र व उसका बेटा सिंहदेव या शंकरदेव वहाँ के शासक रहे हैं। अत्याधिक धन की प्राप्ति करता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर या प्रयाग में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की गई, जो उसका भतीजा था जलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई। बर्नी ने इस कथन को किस तरीके से लिखा है, बर्नी द्वारा इस कथन का अत्याधिक आलोचना की गई। और कई सारे इतिहासकार हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कथन करते हैं। जलाउद्दीन खिलजी के बाद अंतिम दूसरा शासक आता है जलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए इतिहासकारों का कथन है, के.एस. लाल का कथन है, कोई भी व्यक्ति जितने राजमुकुट धारण किया वह इतना अयोग्य नहीं था जितना जलालुद्दीन था। एस.बी. पांडे का कथन है, सल्तनत ने पहली बार उदार निरंकुशवाद नीति अपनाई। बर्नी का कथन है,
उसके लिए धोखा था वह वैभव अस्थायी। इसके बाद एस राय का कथन है, कुपात्र सुल्तान के रूप में आया व अभद्र पुरुष रूप में कार्य किया। बर्नी का एक और कथन है, शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कर दी जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी की हत्या के तुरंत बाद ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के तुरंत बाद ही अलाउद्दीन का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो यह बरनी का कथन है, उसको लेकर शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शहीद चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। तो ये कथन है बरनी का अलाउद्दीन को लेकर। तो इसके बाद एंट्री होती है अलाउद्दीन खिलजी की। तो हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है, जो खिलजी वंश से था, जिसका हम आगे इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसकी आरंभिक समस्याएं, यानी कोई भी शासक जब शासन करता है तो उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आंतरिक समस्याएं भी होती हैं और बाह्य समस्याएं भी होती हैं। इसके बाद उसने साम्राज्य विस्तार भी किया। लैंडपूल या सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा जाता था। उसने सुधार किए, राजत्व की व्यवस्था में सुधार किए, बाजार नियंत्रण व्यवस्था सुधार किया। हम इसके वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे बाजार नियंत्रण व्यवस्था कितनी सुदृढ़ और व्यवस्थित तरीके से चलती थी। सैन्य व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे और राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। बलबन ने सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया, जबकि अलाउद्दीन के समय सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हुआ था। ये कथन है कई इतिहासकारों के। तो इस वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी का जो सामान्य परिचय है, मूल नाम क्या था इसका, अली गुरुसास। अली गुरुसास अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद था। कड़ा मानिकपुर का इफ्तदार व अमीर तुजुक था। कड़ा मानिकपुर का इफ्तदार था। इसने कई उपाधियां हासिल की हैं। सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर का है। जिल्ले इलाही खुद को कहा है। ईमान उन खिलाफत नासिरी, अमीर उन मोमिन, ये उपाधियां इसने धारण की हैं। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। पहला तो हुआ है कड़ा प्रयागराज में, जहाँ इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी 1296 में। एक बार वहाँ इसका राज्याभिषेक हुआ। दूसरा राज्याभिषेक इसका जब जुलाई के बाद अक्टूबर में दिल्ली में आता है, लाल महल में, बलबन द्वारा दिल्ली निर्मित में लाल महल में इसका राज्याभिषेक होता है, जो बलबन द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। प्रथम सुल्तान जिसने धर्म व राज्य पृथक किया। मृत्यु इसकी कब होती है, 5 जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। ये इसका बरनी का कथन है, जो प्रयागराज में इसका राज्याभिषेक हुआ था। शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हो जाती है, लेकिन उससे पहले उसके कई सारे सपने हुआ करते हैं जो वह पूरा करना चाहता था, जो खुद को वह द्वितीय सिकंदर मानता था। सिकंदर सानी की जिसने उपाधि ली हुई थी, सिकंदर की तरह पूरे विश्व पर विजय का उसका सपना था। एक नए धर्म की स्थापना का प्रयास भी उसने किया था, लेकिन उसका कोतवाल था अलाउल मुल्क। उसकी सलाह पर उसने यह विचार त्याग दिया था नए धर्म को बनाने का। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व का सिद्धांत कुछ अलग तरीके का था, जिसमें निरंकुशता यानी अत्याधिक निरंकुश था। यह अलाउद्दीन खिलजी बलबन से भी ज़्यादा निरंकुश था। बलबन का राजत्व का सिद्धांत क्या था, जो ताज की प्रतिष्ठा थी उसको सम्मान प्रदान कराना था। उसके सम्मान को प्रतिष्ठा स्थापित कराने हेतु बलबन ने निरंकुशता अपनाई थी, राजत्व का सिद्धांत अपनाया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजत्व का सिद्धांत अपनाया, उसमें उसका मोटिव था राजत्व का साम्राज्य विस्तार अथवा साम्राज्यवाद की उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने राजत्व का सिद्धांत अपनाया। उसकी न्याय विधान काफी कठोर हुआ करता था। ईश्वर के स्थान पर सामर्थ्य को शक्ति का स्रोत, खलीफा से अनुमति नहीं ली, यद्यपि स्वयं को खलीफा का नायब कहा है। नस्लवाद के स्थान पर इसने योग्यता को प्रायोरिटी दी। हिंदुओं को प्रशासन में स्थान दिया। धर्म व राजनीति को पृथक किया। इस्लाम का सम्मान, परंतु अंध अनुयायी नहीं था। शरीयत के स्थान पर परिस्थिति को इसने इम्पोर्टेंट दी। जियाउद्दीन बरनी जब उसने राजत्व प्राप्त किया था, वह शरीयत के नियमों से पूर्णतः स्वतंत्र था। शरीयत के नियमों को वह ज़्यादा फॉलो नहीं करता था। अलाउद्दीन खिलजी के कथन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं और पूर्वज मुस्लिम रहे, मगर मैं वही करूँगा जो राज्य के हित में है, चाहे वो शरीयत के खिलाफ ही क्यों ना हो।
क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा मुझे नहीं पता। ये अलाउद्दीन खिलजी का कथन है कि मैं और मेरे पूर्वज मुस्लिम थे, लेकिन मैं वही करूँगा जो राज्य के हित में है। वह शरीयत के खिलाफ भी जाने को तैयार था। अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनते ही वहाँ उसे कई सारी आरंभिक समस्याएं, जो उसकी शुरुआती दौर में उसको समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले उसको दो तरीके के षड्यंत्र, एक तो अमीरों का षड्यंत्र का सामना करना पड़ा, दूसरा उसको जो बाहरी विद्रोह हुआ करते थे उसका भी सामना करना पड़ा। बाहरी विद्रोह में जो मूलतः विद्रोह थे वो थे मुल्तान के अरकली खां, गुजरात अभियान का विद्रोह का दमन या हाजी मौला विद्रोह। ये सारी हम चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मुल्तान में जलाल के वंशज अरकली खां मलिक जहाँ की हत्या जफर खां व उलगू खां द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। नौ मुसलमानों या मंगोलों का विद्रोह। गुजरात शासक कर्णदेव को हटाने के बाद दिल्ली में हाजी मौला का विद्रोह हुआ। अमीरों के षड्यंत्र को रोकने हेतु उसने 4 आदेश पारित किए। पहला क्या था? जब्ती। जब्ती क्या होता है? राज्य द्वारा प्रदत्त अनुदान, मिल्क, वजीफा या वक्फ तथा अमीरों की संपत्तियां हड़प ली गईं। सामंतों की शक्ति कमजोर करने हेतु अनेक आदेशों का श्रृंखला दी। इसने जो अमीर वर्ग थे उसको ही संपत्तियों को हड़प लिया। उनके द्वारा जो उसने अमीर वर्ग को अनुदान प्राप्त होता था उसकी भी कटौती की। गुप्तचर प्रणाली काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अमीर इतने भयभीत रहते थे कि सांकेतिक भाषा में बात करते थे, इतने इसकी गुप्तचर प्रणाली इतनी तेज हुआ करती थी। मद निषेध किया इसने, शराबबंदी की। अमीरों के वैवाहिक संबंधों हेतु निम्नलिखित अनुमति। अमीरों के बाद इनके पुत्र सुल्तान के दास समान होंगे। अमीरों के बाद उसके पुत्र सुल्तान के दास समान होंगे। यदि योग्यता है तो उनको कोई पद दिया जाएगा या फिर वंशानुगत कोई पद नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की इसने नीतियाँ अपनाई। अब देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो मंगोल नीति थी उसके लिए क्या कौन कौन से कदम अपनाए हैं। उस समय भी इसके समय पे भी मंगोलों का आक्रमण हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जफर खां को पूर्व का रुस्तम कहा जाता था, जिसने मंगोलों को हराया था। जफर खां इसका सेनापति था जिसको पूर्व का रुस्तम कहा जाता था। मंगोल का आक्रमण कुल 6 बार हुआ है। पहला आक्रमण कब हुआ मंगोलों का? 1297 से 98 में। तब मंगोल का सरदार कौन था? कादर खां। और सुल्तान कौन था? उलूग खां व जफर खां। दूसरा आक्रमण होता है 1299 में। मंगोल का सरदार था साल्दी, सुल्तान था जफर खां। तीसरा आक्रमण होता है 1299 में। कुतलुग और ख्वाजा वहाँ के सरदार थे। किली का युद्ध हुआ जफर खां के साथ। मंगोल का दिल्ली तक आगमन हो चुका था। चौथा आक्रमण हुआ 1303 में तारगी द्वारा। वहाँ हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जिसका भी जिक्र हम इससे पहले कर चुके हैं। पांचवा आक्रमण हुआ 1305 में। अली बेग वहाँ का सरदार था। अमरोहा का युद्ध हुआ। छठा आक्रमण जो 1306 में हुआ, कबक खान का सरदार था और यहाँ का सुल्तान था मलिक काफूर। इस तरीके से कुल 6 बार इनके आक्रमण हुए हैं मंगोलों के। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ अभियानों को भी देख लेते हैं। इसने बहुत सारे अभियान किए हैं, उत्तर भारत में भी किए हैं, दक्षिण भारत में भी किए हैं। तो हम इसके अभियानों को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक उत्तर भारत के अभियान, एक दक्षिण भारत के अभियान। क्योंकि दिल्ली सल्तनत पहले उत्तर भारत तक ही सीमित थी। अलाउद्दीन ने ही सबसे पहले जो दक्षिण भारत में इसका साम्राज्य विस्तार करने का विचार किया। तो उत्तर भारत में जो अभियान होता है वह गुजरात अभियान होता है 1299 में। वहाँ के राजा कौन होते हैं? कर्णदेव। रणथंभौर का अभियान होता है 1301 में। वहाँ के राजा कौन होते हैं? हम्मीर देव। चित्तौड़ का अभियान होता है 1303 में। वहाँ के राजा होते हैं राजा रतन सिंह। मालवा का जो अभियान होता है 1305 में। वहाँ के राजा होते हैं परमार राजा महलक देव। और जो 5वां अभियान होता है जालौर 1311 में। वहाँ के राजा होते हैं चौहान राजा कन्हड़ देव। ये उत्तर भारत के इसके 5 अभियान थे। इसके बाद आते हैं हम दक्षिण भारत के अभियान। वारंगल का अभियान 1303-1310 में होता है। वहाँ के राजा कौन थे? कांकतीय राजा प्रताप रुद्र देव 1303 और 1310 में। दूसरा इसका अभियान होता है देवगिरी में 1308 में। वहाँ के राजा होते हैं कौन? रामचंद्र देव। इसके बाद तीसरा इसका दक्षिण भारत में आक्रमण होता है द्वार समुद्र या होयसाल 1310 में। वहाँ के राजा होते हैं वीर वल्लभ तृतीय, जिनका सेनापति हरिकर व बुक्का थे। पांडव या महावर अभियान 1311 में हुआ। वहाँ के अभियान कौन थे? राजा कौन थे? राजा पांडे। इस तरीके से अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति इसने पांडव व महावर अभियान में अपनाई। लेनफूल सल्तनत काल का समुद्रगुप्त
कहा जाता है लेनपूल को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा जाता है। मैप के थ्रू इसमें देख लेते हैं कौन सा उत्तर भारत के जो अभियान थे, जिसमें सबसे पहला था कन्नड़ देव वहाँ के राजा थे, जालौर का अभियान। चित्तौड़ का अभियान राजा रतन सिंह वहाँ के शासक थे। गुजरात का अभियान राजा कर्णदेव वहाँ के शासक थे। रणथंभौर का अभियान राजा हमीर देव वहाँ के शासक थे। और परमार राजा मलक देव वहाँ के शासक थे मालवा के। जो उत्तर भारत की ये 5 अभियान है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट 5 उसके द्वारा चलाए गए अभियान हैं। इसके बाद देख लेते हैं दक्षिण भारत के अभियान क्या रहे उसके मैप के थ्रू। दक्षिण भारत में पहला अभियान इसका रहा वारंगल का अभियान। वहाँ के राजा कौन थे? कांकेतीय राजा प्रताप रुद्र देव, इस वाले इलाके में उनका शासन था। दूसरा इसका आक्रमण था यादव वंशीय राजा वहाँ के रामचंद्र देव शासक थे, देवगिरी का अभियान। तीसरा इसमें इसका द्वार समुद्र, वहाँ के राजा कौन थे? वीर वल्लभ तृतीय। और चौथा जो इसका दक्षिण भारत में अभियान था मदुरै का अभियान, वहाँ के राजा कौन थे? जटावर्मन और पांडव वहाँ के शासक थे। तो ये मैप के थ्रू आप इसको याद रखने के लिए ज़्यादा ईजी होता है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियान को। ये वही सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको मैं अभी बता चुका हूँ, वही PDF के फॉर्म में है। गुजरात का अभियान हुआ, वहाँ के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसने वहाँ पे किसको भेजा? और अन्य तत्व के बारे में जानकारी कहें तो वहाँ पे किस तरीके से इसने विध्वंस किया है। जैसलमेर में भाटी मूलराज की शहादत हुई, सोमनाथ मंदिर को लूटा, नुसरत खान ने 1000 दीनार मलिक काफूर को खरीदा, कर्णदेव ने देवगिरी में शरण ली, कर्णदेव की रानी कमला देवी मलिक के जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह किया, और वहाँ का सूबेदार कौन था? अल्प खां। तो ये सारी जानकारी वही है जो अभी मैं आपको पिछली PDF के थ्रू बता चुका हूँ। भाई ये टेबल फॉर्म में है। वही रणथंभौर का अभियान था 1299 से 1301 में, वहाँ के शासक हमीर देव थे। अलाउद्दीन की तरफ से कौन कौन था? अल्प खां, उलगू खां, नुसरत खां और अलाउद्दीन। इसके कारण क्या थे? 9 मुसलमानों के विद्रोह, अमीर देव द्वारा समर्थन, पद्मा तालाब, रानी रंग देवी तथा पुत्री देवल का जौहर हुआ। हमीर देव ने अपना सिर काट कर शिव को समर्पित किया। वहाँ का प्रशासक उलगू खां था। धोखाराती बल व गढ़वाल। तीसरा इसका चित्तौड़गढ़ का अभियान 1303 में, राजा रतन सिंह वहाँ के शासक थे, जिनको रावल शाखा कहा जाता था, और अलाउद्दीन खिलजी वहाँ उनकी पत्नी थी पद्मिनी। 1600 स्त्रियों द्वारा का वहाँ पे जौहर का ये साक्ष्य मिलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी है। पद्मावत एक इतिहास किताब है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत लिखी गई है। 30,000 से अधिक लोगों की हत्या हुई। शासक वहाँ का खिज्र खां, अष्टधातु का दरवाजा। ये सारी जानकारी आपको इन सारी PDF से मिलती है। चौथा मालवा का अभियान होता है, वहाँ के राजा मलक देव होते हैं। आइन उल मुल्क मुल्तानी, ये अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से होते हैं। जालौर का अभियान 1311 में, कल्याण देव वहाँ के शासक होते हैं। और ये सारी जानकारी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। वही सेम चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको पहले इसके एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत के अभियान। दक्षिण भारत के अभियान में देखें तो मुख्य इसका सेनापति कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर को इसको सेनापति था। मलिक नायब वाजीर था। वारंगल का अभियान होता है, काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव होते हैं। मलिक जूना वजच्छू और मलिक काफूर 1310। प्रथम अभियान में राजा प्रताप रुद्रदेव की विजय होती है। मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा मिला। ये सारी जानकारी है आपको PDF में, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। इसके बाद आता है देवगिरी का आक्रमण, द्वार समुद्र का आक्रमण या पांडे का आक्रमण। ये अलग अलग वहाँ के राजाओं के नाम हैं जो वहाँ पे शासक थे। मलिक काफूर ने आक्रमण किया। मलिक काफूर जो उसका सेनापति था। क्या कारण रहे वहाँ के, किस तरीके से वहाँ पे विध्वंस और अत्याचार हुए, ये सारी जानकारी आपको मिलती है। देवल देवी का विवाह खिज्र खां, जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। आस्का खुसरो, आस्का पुस्तक इसके द्वारा लिखी है खुसरो ने लिखी है आस्का पुस्तक। इसमें एक ये जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खां, जिसका विवाह हुआ था देवल देवी से, जो किसकी पुत्री थी? रामचंद्र देव की पुत्री थी। वीर वल्लभ द्वारा जजिया कर लगाया गया। वीर बल्लाला के सेनापति हरिहर। वीर पांड्या जीवित बच गया। मलिक ने को संपत्ति मिली। ये सारी जानकारी है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था की थी, इसकी मूल निर्धारण योजना, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये सारी जानकारी हम अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उसने स्थायी सेना रखी, इसने मैं बाजार नियंत्रण के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, खाद्यान्न बाजार, सराय उदल, दास प्लस घोड़ा, ये सारी चीज़ें इसने एक अलग तरीके से बाजार नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित की थी। तो काफ़ी फेमस इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था है, काफ़ी लंबा टॉपिक भी है, तो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो हमारे चैनल कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में कल नई लेक्चर के साथ। धन्यवाद।